हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफर्ट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th का इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक का लेसन नंबर 5 इंडिगो। ये चैप्टर आपके हिस्ट्री के भी पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको द रैट ट्रैप इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ाया था, उसी तरह से इस वीडियो में भी हम इंडिगो चैप्टर को लाइन बाय लाइन इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम इसके ऑथर के बारे में जान लेते हैं, जिनका नाम है लुइस फिशर। 1896 to 1970 was born in Philadelphia. He served as a volunteer in the British Army between 1918 and 1920. The following is an excerpt from his book The Life of Mahatma Gandhi. लुई फिशर का जन्म फिलाडेल्फिया में हुआ था। उन्होंने 1980 से 1920 के बीच में ब्रिटिश सेना में स्वयं सेवक के रूप में कार्य किया था। और ये जो हम अभी स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं इंडिगो, ये उनकी एक बुक है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, उसी में से एक पार्ट लिया गया है आपकी फ्लेमिंगो बुक में। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी इन 1942 एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम इन सेंट्रल इंडिया, ही सेड, आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश। इट वॉज इन 1917। लेखक बताते हैं कि जब मैं पहली बार 1942 में भारत के सेवाग्राम में गांधी जी के आश्रम में उनसे मिला था, तो उन्होंने मुझसे कहा था, मैं आपको बताऊंगा कि ये सब कैसे हुआ, कैसे मैंने अंग्रेजों को भारत छोड़ने का आग्रह करने का फैसला लिया। ये बात है 1917 की। He had gone to the December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow. There were 2,301 delegates and many visitors. तो ये बात है दिसंबर 1916 की, जब लखनऊ में गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के वार्षिक सम्मेलन में गए हुए थे। वहां पर 2,301 प्रतिनिधि और कई आगंतुक आए थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, गांधी रिकाउंटेड, अ पीजेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया, पुअर एंड इमेशिएटेड, and said, I am Rajkumar Shukla, I am from Champaran and I want you to come to my district. लेखक लुइस फिशर को गांधी ने बताया कि लखनऊ सम्मेलन के दौरान एक किसान मेरे पास आया जो भारत के किसी भी अन्य किसान की तरह ही दिख रहा था, गरीब और क्षीण, और उसने कहा कि मैं राजकुमार शुक्ला हूँ, मैं चंपारण से हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे जिले में आए। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस। इट वॉज इन द फुटहिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। गांधी ने चंपारण नाम की जगह के बारे में कभी नहीं सुना था। चंपारण नेपाल के निकट हिमालय की तलहटी में बसा हुआ था। अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम। ही वॉज इलिटरेट बट रिजोल्यूट। एक प्राचीन व्यवस्था के तहत चंपारण के किसान बटाईदार थे। उनमें से एक थे राजकुमार शुक्ल। वह अनपढ़ जरूर थे लेकिन बहुत ही दृढ़ निश्चयी थे। He had come to the Congress session to complain about the injustice of the landlord system in Bihar, and somebody had probably said, "Speak to Gandhi." राजकुमार शुक्ल कांग्रेस अधिवेशन में बिहार में जमींदारी प्रथा के अन्याय की शिकायत करने के लिए आए थे, और शायद किसी ने कहा था कि गांधी से बात करो, वो कुछ कर सकते हैं। यानी चंपारण में हो क्या रहा था कि ब्रिटिश इंडिगो यानी नील की खेती कराने के लिए लोगों को उनके गांव से जबरदस्ती पकड़ के लाती थी और वहां पे उन्हें बटाईदार के तौर पे उनसे जबरदस्ती प्लांटेशन यानी इंडिगो की खेती करवाती थी। गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर एंड वाज आल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। शुक्ला accompanied him everywhere. Then Gandhi returned to his ashram near Ahmedabad. Shukla followed him to the ashram. For weeks he never left Gandhi's side. Fix a date, he begged. गांधी ने शुक्ला को बताया कि उनकी कानपुर में अपॉइंटमेंट है, मतलब उन्हें किसी से मिलने जाना है, और वह भारत के अन्य हिस्सों में भी जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। शुक्ला हर जगह उनके साथ रहते थे, मतलब जहां जहां गांधी जाते थे उनके पीछे पीछे शुक्ला भी जाते थे। फिर गांधी जी अहमदाबाद के पास अपने आश्रम लौट आए। शुक्ला उनके पीछे पीछे आश्रम तक भी आ गए। कई हफ्तों तक उन्होंने गांधी का साथ नहीं छोड़ा और एक तारीख तय करने की बात कही, मतलब उन्होंने निवेदन किया कि एटलीस्ट आप मुझे एक डेट बता दीजिए कि आप इस दिन चंपारण आएंगे। इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेनेसिटी एंड स्टोरी, गांधी सेड, आई हैव टू बी इन कलकत्ता ऑन सच एंड सच अ डेट। कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर,
बटाईदार की दृढ़ता यानी राजकुमार शुक्ल की दृढ़ता और उनकी कहानी से प्रभावित होकर गांधी ने कहा, मुझे फला तारीख को कलकत्ता में रहना है, तो तुम वहां आओ, मुझसे मिलो और मुझे वहां से अपने जिले चंपारण में ले चलो। Months passed. Shukla was sitting on his haunches at the appointed spot in Calcutta when Gandhi arrived. He waited till Gandhi was free. Then the two of them boarded a train for the city of Patna in Bihar. महीने बीत गए और जब गांधी जी कलकत्ता पहुंचे अपनी बताई हुई तारीख पे, तो शुक्ला वहां उसी स्थान पर बैठे हुए थे। जैसे ही गांधी जी फ्री हुए, उन दोनों ने साथ में बिहार के पटना जिले के लिए ट्रेन पकड़ी। There, Shukla led him to the house of a lawyer named Rajendra Prasad, who later became president of the Congress Party and of India. Rajendra Prasad was out of town, but the servants knew Shukla as a poor yeoman who pestered their master to help the indigo sharecroppers. पटना पहुंचकर राजकुमार शुक्ला गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद नाम के एक वकील के घर ले गए, जो कि आगे चलकर कांग्रेस पार्टी के और भारत के राष्ट्रपति बने। राजेंद्र प्रसाद शहर से बाहर थे उस वक्त, लेकिन नौकर चाकर जो थे उनके, वो शुक्ला को पहचानते थे कि शुक्ला एक गरीब किसान है जो कि नील के बटाईदारों के लिए मदद मांगने के लिए राजेंद्र प्रसाद को परेशान करता रहता था। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स विद हिज कंपेनियन गांधी, whom they took to be another peasant. But Gandhi was not permitted to draw water from the well, lest some drops from his bucket pollute the entire source. How did they know that he was not an untouchable? शुक्ला को पहचानने की वजह से राजेंद्र प्रसाद के नौकरों ने उन्हें वहां गांधी के साथ ही मैदान में बैठने की अनुमति दे दी। वो सब गांधी को भी शुक्ला के साथ आया एक अन्य किसान समझ रहे थे, लेकिन गांधी जी को कुएं से पानी भरने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि उनकी बाल्टी से कुछ बूंद अगर उस कुएं में गिर जाएगी तो पूरा का पूरा कुआं जो है वो प्रदूषित हो जाएगा। उन्हें कैसे पता कि वो सब अछूत नहीं है और गांधी जी या फिर राजकुमार शुक्ला अछूत हैं? गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर, which was a route to Champaran, to obtain more complete information about conditions than Shukla was capable of imparting. Gandhi stayed there for 2 days in the home of Professor Malkani, a teacher in a government school. गांधी जी ने परिस्थितियों के बारे में शुक्ला की तुलना अधिक संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए, यानी जितना शुक्ला ने उन्हें बताया है उससे ज्यादा चीजें जानने के लिए उन्होंने पहले मुजफ्फरपुर जाने का निर्णय लिया, जो कि चंपारण के ही रास्ते में पड़ता था। गांधी वहां एक सरकारी स्कूल के शिक्षक प्रोफेसर जो थे मलकानी, उनके यहाँ पर 2 दिनों तक रुके थे। इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, गांधी कमेंटेड, फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी। इन स्मॉलर लोकेलिटीज द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। गांधी ने बताया कि उन दिनों एक सरकारी प्रोफेसर के लिए मेरे जैसे व्यक्ति को आश्रय देना एक असाधारण बात थी। छोटे इलाकों में भारतीय स्वशासन के समर्थकों के प्रति सहानुभूति दिखाने से लोग डरते थे। किसी भी क्रांतिकारी की मदद करने से लोग डरते थे ब्रिटिश की वजह से, लेकिन उसके बावजूद प्रोफेसर ने गांधी जी को अपने घर 2 दिन तक रखा था। ये बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे। द न्यूज ऑफ गांधीज एडवेंट एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण. Sharecroppers from Champaran began arriving on foot and by conveyance to see their champion. गांधी के आगमन और उनके मिशन की प्रकृति की खबर तेजी से मुजफ्फरपुर और चंपारण तक फैल गई कि मतलब गांधी जी किस उद्देश्य से चंपारण आ रहे हैं। चंपारण से बटाईदार किसान अपने चैंपियन को देखने के लिए पैदल और वाहन से आने लगे। मुजफ्फरपुर lawyers called on Gandhi to brief him. They frequently represented peasant groups in court. They told him about their cases and reported the size of their fee. मुजफ्फरपुर के वकीलों ने गांधी जी को जानकारी देने के लिए बुलाया ताकि वो और डिटेल में उन्हें समझा सकें कि ये पूरा मैटर है क्या। वे अक्सर अदालत में किसान समूहों का प्रतिनिधित्व करते थे। उन्होंने गांधी जी को अपने मामले के बारे में बताया और अपनी फीस की राशि के बारे में भी बताया। गांधी chided the lawyers for collecting big fee from the sharecroppers. He said, I have come to the conclusion that we should stop going to law courts. Taking such cases to the courts does little good. Where the peasants are so crushed and fear-stricken, law courts are useless. The real relief for them is to be free from fear. गांधी जी ने बटाईदारों से बड़ी फीस वसूलने के लिए वकीलों को फटकार लगाई। उन्होंने कहा, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हमें इस मामले को अदालत में ले जाना बंद करना चाहिए, क्योंकि ऐसे मामलों को अदालत में ले जाने से कोई फायदा नहीं होता। जहां किसान इतने कुचले जा चुके हैं, इतने ज्यादा डरे हुए हैं, वहां कानून और अदालत ये सब बेकार हैं।
उनके लिए असली राहत है डर से मुक्ति। Most of the arable land in the Champaran district was divided into large estates owned by Englishmen and worked by Indian tenants. The chief commercial crop was indigo. चंपारण जिले के अधिकांश कृषि योग्य जो जमीन थी वो सब अंग्रेजों ने खरीद रखी थी, जिनको बड़ी संपत्तियों में विभाजित किया गया था और उस पर भारतीय किराएदार काम किया करते थे। मुख्य व्यावसायिक फसल नील थी, यानी वहां पे मुख्यतर खेती जो है वो नील या इंडिगो की होती थी। The landlords compelled all tenants to plant 3/20 or 15% of their holdings with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent. This was done by long-term contract. जमींदारों ने सभी किराएदारों को अपनी संपत्ति का 3/20 हिस्सा या फिर 15% हिस्सा नील की खेती करने के लिए और नील की पूरी फसल किराए के रूप में सौंपने के लिए मजबूर कर दिया था। यानी उनका कहना यह था कि तुम इस पे खेती करो, जो भी उगाना है, लेकिन उस जमीन का 15% हिस्सा तुम्हें नील की खेती करनी है और वो सारी खेती तुम जमींदारों को सौंप दोगे और बदले में वो ब्रिटिश को सौंप देंगे। यह काम दीर्घकालिक अनुबंध द्वारा किया गया था, यानी इसको एक कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे कराया जा रहा था। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्न्ड दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो. They thereupon obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement. वर्तमान के समय में जमींदारों को पता चल गया था कि जर्मनी ने सिंथेटिक नील, यानी जो नील ये लोग प्लांटेशन के थ्रू पौधों से बनाते थे, वो नीला रंग जर्मनी ने सिंथेटिकली यानी आर्टिफिशियली बनाना शुरू कर दिया था। इसके बाद उन्होंने 15% व्यवसाय से मुक्त होने के लिए मुआवजे का भुगतान करने के लिए बटाईदारों से समझौते प्राप्त करने शुरू कर दिए। यानी उनका कहना था कि अगर कोई बटाईदार ये सब नील की खेती वाले काम छोड़ के जाना चाहता है, उसके बदले में उसको पैसे चुकाने पड़ेंगे। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज irksome टू द peasants एंड मेनी साइंड willingly. Those who resisted engaged lawyers. The landlords hired thugs. Meanwhile, the information about synthetic indigo reached the illiterate peasants who had signed and they wanted their money back. बटाईदार व्यवस्था किसानों के लिए बहुत कष्टप्रद थी और कई लोगों ने स्वेच्छा से हस्ताक्षर किए थे, यानी जो गरीब लोग होते थे वो अपनी इच्छा से साइन कर देते थे इस कॉन्ट्रैक्ट पे, और जो लोग इस कॉन्ट्रैक्ट का विरोध करते थे वो वकील लगाते थे। उसके बदले में जमींदार ठगों को काम पर रख लेते थे। इसी बीच सिंथेटिक नील की जानकारी हस्ताक्षर करने वाले अनपढ़ किसानों तक पहुंच गई और वे अपना पैसा वापस चाहते थे। ओके, समझते हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट में होता क्या था। यानी एक जमीन होती थी जिसको ब्रिटिश और जमींदार मिलके खरीदते थे। ब्रिटिश उस पे इंडिगो की खेती कराती थी, यानी नील की। भारत में जो नील होता था उसकी मांग जर्मनी या यूरोप के बाकी देशों में बहुत ज्यादा थी, तो ब्रिटिश अनपढ़ और गरीब मजदूरों को उनके गांव से पकड़ के लाके यहाँ पे प्लांटेशन में जबरदस्ती काम कराने लगती थी। जब वो यहाँ से जाना चाहते थे तो यहाँ से जाने के बदले में उनसे पैसे लिए जाते थे कि तुम कंपनसेशन के तौर पे पैसे भरो, तभी हम तुमको यहाँ से मुक्ति देंगे अपने घर जाने के लिए। जर्मनी ने नेचुरल उगाए जाने वाले नील की जगह आर्टिफिशियल नील बनाना शुरू कर दिया, जो कि कम पैसे में बन जाता था, तो जिस वजह से इंडियन इंडिगो की डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा घट गई। लेकिन जमींदार मजदूरों से पैसे पहले ही ले चुके थे, तो अब जब ये बात मजदूरों को पता चली तो उन्हें अपना पैसा वापस चाहिए था, क्योंकि अब खेती जो हो रही थी वो बिक तो रही नहीं थी कहीं। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण. He began by trying to get the facts. First, he visited the secretary of the British Landlords Association. The secretary told him that they could give no information to an outsider. Gandhi answered that he was no outsider. जब मजदूर अपने पैसे वापस मांग रहे थे, इस समय गांधी जी चंपारण पहुंचे और उन्होंने इस मामले की शुरुआत तथ्यों को जानने से की। सबसे पहले वे ब्रिटिश जमींदार के संघ सचिव से मिले। सचिव ने उन्हें बताया कि वो किसी बाहरी व्यक्ति को कोई जानकारी नहीं दे सकते हैं, तो गांधी ने उन्हें बताया कि वो कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है। नेक्स्ट, गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। द कमिश्नर, गांधी रिपोर्ट्स, प्रोसीडेड टू बुली मी एंड एडवाइज मी फोर्थविथ टू लीव तिरहुत। सचिव से कोई जानकारी ना मिलने के बाद गांधी जी ने तिरहुत डिवीजन के ब्रिटिश आधिकारिक आयुक्त को बुलाया, जिसमें चंपारण जिला पड़ता था। गांधी बताते हैं कि आयुक्त ने मुझे धमकाना शुरू किया और मुझे तुरंत तिरहुत छोड़कर जाने की सलाह दी। गांधी डिड नॉट लीव, इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी, द कैपिटल ऑफ चंपारण. Several lawyers accompanied him. At the railway station, a vast multitude greeted Gandhi.
गांधी ने उसकी बात ना मानते हुए तिरहुत नहीं छोड़ा। इसके बजाय वह चंपारण की राजधानी मोतिहारी चले गए और उनके साथ कई और भी वकील आए। रेलवे स्टेशन पर एक बहुत ही विशाल भीड़ उनका स्वागत कर रही थी। He went to a house and using it as headquarters continued his investigations. A report came in that a peasant had been maltreated in a nearby village. Gandhi decided to go and see. The next morning he started out on the back of an elephant. तो मोतिहारी पहुंचते ही वह एक घर में गए और उसे मुख्यालय के रूप में इस्तेमाल करते हुए अपनी जांच जारी रखी। एक रिपोर्ट आई कि आसपास के ही किसी गांव में एक किसान के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। गांधी जी ने जाकर देखने का निश्चय किया और अगली सुबह वह एक हाथी की पीठ पर बैठकर निकल पड़े। He had not proceeded far when the police superintendent's messenger overtook him and ordered him to return to town in his carriage. Gandhi complied. वह बहुत आगे नहीं बढ़े थे कि उन्हें पुलिस अधीक्षक के दूत ने वहीं पकड़ लिया और उन्हें अपनी गाड़ी में शहर लौट जाने का आदेश दिया। गांधी ने अनुपालन किया। The messenger drove Gandhi home, where he served him with an official notice to quit Champaran immediately. Gandhi signed a receipt for the notice and wrote on it that he would disobey the order. दूत गांधी जी को घर ले गया, जहां दूत ने गांधी जी को चंपारण तत्काल छोड़ने का आधिकारिक नोटिस दिया। गांधी जी ने नोटिस की रसीद पर हस्ताक्षर किए और उस पर लिख दिया कि वह इस आदेश को नहीं मानेंगे। In consequence, Gandhi received a summon to appear in court the next day. परिणाम स्वरूप गांधी जी को अगले दिन अदालत में उपस्थित होने का आदेश मिला। All night Gandhi remained awake. He telephoned Rajendra Prasad to come from Bihar with influential friends. He sent instructions to the ashram. He wired a full report to the viceroy. पूरी रात गांधी जागते रहे। उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को प्रभावशाली मित्रों के साथ बिहार से आने के लिए संदेश भेजा। साथ ही उन्होंने अपने आश्रम में भी निर्देश भेजा। उन्होंने वायसराय को पूरी रिपोर्ट भेज दी। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विथ पीजेंट्स। दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका। दे हैड merely heard that a Mahatma who wanted to help them was in trouble with the authorities. सुबह होते ही मोतिहारी शहर पूरी तरह किसानों से भर गया। वे दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के रिकॉर्ड के बारे में नहीं जानते थे कि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में क्या क्या किया है। उन्हें केवल इतना पता था कि एक महात्मा है जो उनकी मदद करना चाहते हैं, वो किसी आधिकारिक परेशानी में फंसे हुए हैं। Their spontaneous demonstration in thousands around the courthouse was the beginning of their liberation from fear of the British. अदालत के चारों ओर हजारों की संख्या में उनका स्वतःस्फूर्त प्रदर्शन अंग्रेजों के डर से उनकी मुक्ति की शुरुआत थी। The officials felt powerless without Gandhi's cooperation. He helped them regulate the crowd. He was polite and friendly. He was giving them concrete proof that their might, hitherto dreaded and unquestioned, could be challenged by Indians. गांधी जी के सहयोग के बिना अधिकारी शक्तिहीन महसूस करने लगे। उन्होंने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उनकी मदद मांगी। गांधी जी विनम्र और मिलनसार थे। वो अंग्रेजों को इस भीड़ के जरिए ये दिखाना चाहते थे, एक ठोस सबूत देना चाहते थे कि अंग्रेजों की जो ताकत अभी तक डरावनी और निर्विवादित थी, उसे भारतीयों द्वारा चुनौती दी जा सकती है। The government was baffled. The prosecutor requested the judge to postpone the trial. Apparently, the authorities wished to consult their superiors. सरकार चकित थी। अभियोजक ने न्यायाधीशों से मुकदमे को स्थगित करने का अनुरोध किया। जाहिर है अधिकारी अपने वरिष्ठों से परामर्श करना चाहते थे कि आखिर गांधी का ट्रायल किया जाए या नहीं। गांधी protested against the delay. He read a statement pleading guilty. He was involved, he told the court, in a conflict of duties. On the one hand, not to set a bad example as a lawbreaker. On the other hand, to render a humanitarian and national service for which he had come. गांधी जी ने देरी का विरोध किया। उन्होंने अपना दोष स्वीकार करते हुए बयान पढ़ा। उन्होंने अदालत से कहा कि वह कर्तव्यों के टकराव में शामिल थे, यानी वो थोड़े कंफ्यूज थे कि एक तरफ कानून तोड़ने वाले के रूप में एक बुरा उदाहरण स्थापित नहीं करना चाहते थे और दूसरी तरफ वह मानवीय और राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना चाहते थे जिसके लिए वह चंपारण आए थे। He disregarded the order to leave, not for want of respect for lawful authority, but in obedience to the higher law of our being. The voice of conscience. He asked the penalty due. जब गांधी जी को चंपारण छोड़ने का आदेश दिया गया कोर्ट के द्वारा, तो उन्होंने जाने के आदेश की अवहेलना की, यानी उन्होंने मना कर दिया। इसलिए नहीं कि वो कानूनी प्राधिकार के प्रति सम्मान नहीं रखते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि हमारे अस्तित्व के उच्च कानून, जो कि है अंतरात्मा की आवाज,
उसका पालन करने के लिए उन्होंने चंपारण छोड़ के जाने से मना कर दिया। साथ ही उन्होंने अपने इस व्यवहार के लिए कोर्ट से पेनल्टी भी मांगी कि अगर आपको लग रहा है मैं ये चीज गलत कर रहा हूं, उसके बदले में आप मेरे से पेनल्टी के रूप में कुछ पैसे ले लीजिए। द मैजिस्ट्रेट announced that he would pronounce sentence after a 2-hour recess and asked Gandhi to furnish bail for those 120 minutes. Gandhi refused. The judge released him without bail. मैजिस्ट्रेट ने घोषणा की कि वह 2 घंटे की छुट्टी के बाद सजा सुनाएंगे और गांधी को उन 120 मिनटों के लिए जमानत देने को कहा। गांधी ने मना कर दिया जमानत लेने से, तो न्यायाधीश ने उन्हें बिना जमानत के ही रिहा कर दिया। When the court reconvened, the judge said he would not deliver the judgment for several days. Meanwhile, he allowed Gandhi to remain at liberty. जब अदालत दोबारा बैठी तो जज ने कहा कि वह कई दिनों तक अपना फैसला नहीं सुनाएंगे। इसी बीच उन्होंने गांधी को आजाद रहने दिया। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजरूल हक and several other prominent lawyers had arrived from Bihar. They conferred with Gandhi. What would they do if he was sentenced to prison? Gandhi asked. Why? The senior lawyer replied. They had come to advise and help him. If he went to jail, there would be nobody to advise and they would go home. राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजरूल हक और कई अन्य प्रमुख वकील बिहार से आए थे। उन्होंने गांधी जी से मुलाकात की तो गांधी जी ने पूछा अगर उन्हें जेल की सजा हुई तो वे क्या करेंगे। तो एक वरिष्ठ वकील ने उत्तर दिया, क्यों? वे उन्हें सलाह देने के लिए और मदद करने के लिए आए हैं। अगर वह जेल चले जाएंगे तो उन्हें सलाह देने वाला कौन होगा और वो सभी घर चले जाएंगे। What about the injustice to the sharecroppers? Gandhi demanded. The lawyers withdrew to consult. Rajendra Prasad has recorded the upshot of their consultations. They thought among themselves that Gandhi was totally a stranger and yet he was prepared to go to prison for the sake of the peasants. If they, on the other hand, being not only residents of the adjoining districts but also those who claim to have served these peasants should go home, it would be shameful desertion. गांधी ने मांग की कि बटाईदारों के साथ अन्याय के बारे में क्या कहा जाए। वकील परामर्श करने के लिए वापस चले गए। राजेंद्र प्रसाद उनके परामर्श के निष्कर्ष को दर्ज करते रहे। उन्होंने आपस में सोचा कि गांधी पूरी तरह से अजनबी थे और फिर भी वो किसानों के लिए जेल जाने को तैयार थे, और दूसरी ओर यदि वे न केवल आसपास के जिलों के निवासी हैं बल्कि वे सब उन किसानों की मदद करने का दावा भी करते हैं और उसके बाद अगर वो लोग घर चले जाते हैं तो ये बहुत ज्यादा शर्म की बात होगी। They accordingly went back to Gandhi and told him they were ready to follow him into jail. The battle of Champaran is won, he exclaimed. Then he took a piece of paper and divided the group into pairs and put down the orders in which each pair was to quote arrest. डिस्कशन करने के बाद वे सब गांधी जी के पास वापस गए और उन्होंने उन्हें बताया कि हम भी आपके पीछे पीछे जेल में आ जाएंगे अगर आपको जेल होती है तो गांधी जी ने कहा कि चंपारण की लड़ाई अब हम जीत चुके, क्योंकि उन्होंने देखा था कि अब सारे लोग मिलकर लड़ने को तैयार हैं। फिर उन्होंने एक कागज का टुकड़ा लिया और समूह में जोड़ियां बनाई इस तरह से कि प्रत्येक जोड़ा किस कोर्ट में गिरफ्तार होगा। Several days later, Gandhi received a written communication from the magistrate informing him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped. Civil disobedience had triumphed, the first time in modern India. कई दिनों के बाद गांधी को मजिस्ट्रेट से एक लिखित संदेश मिलता है जिसमें उन्होंने बताया था कि प्रांत के उपराज्यपाल ने मामला रद्द कर दिया है और आधुनिक भारत में पहली बार सविनय अवज्ञा की विजय हुई। सविनय अवज्ञा मतलब सिविल डिसोबीडियंस, यानी ब्रिटिश सरकार जो भी बोले उसको डिसोबे करना, उनकी बात ना मानना। Gandhi and the lawyers now proceeded to conduct a far-flung inquiry into the grievances of the farmers. Depositions by about 10,000 peasants were written down and notes made on other evidence. गांधी और बाकी के वकील अब किसानों की शिकायतों की दूरगामी जांच करने के लिए आगे बढ़े। लगभग 10,000 किसानों की गवाही को लिखा गया और अन्य साक्ष्यों को भी नोट किया गया। Documents were collected. The whole area throbbed with the activity of the investigators and the vehement protesters of the landlords. दस्तावेज एकत्र किए गए और पूरा इलाका जांचकर्ताओं की गतिविधियों और जमींदारों के जोरदार विरोध से गूंज उठा था। In June, Gandhi was summoned to Sir Edward Gate, the lieutenant governor. Before he went, he met leading associates and again laid detailed plans for civil disobedience if he should नॉट रिटर्न। जून में गांधी जी को लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गेट के पास बुलाया गया। जाने से पहले उन्होंने प्रमुख सहयोगियों से मुलाकात की
और अगर किसी वजह से वह दोबारा चंपारण ना लौट पाते तो उसके लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन को आगे बढ़ाए रखने के लिए उन्होंने विस्तृत योजनाएं बनाई। गांधी हैड 4 protracted interviews with the lieutenant governor, who as a result appointed an official commission of inquiry into the indigo sharecropper situation. गांधी ने उपराज्यपाल के साथ 4 लंबे साक्षात्कार किए, जिसके परिणाम स्वरूप नील बटाईदारों की स्थिति की जांच के लिए एक आधिकारिक आयोग नियुक्त किया गया। यानी कि शेयर क्रॉपर्स के साथ हो रहे अन्याय की जांच करने के लिए एक कमीशन बिठाई गई। The commission consisted of landlords, government officials and Gandhi as the sole representative of the peasants. आयोग जो था यानी जो कमीशन बनाया गया उसमें जमींदार थे, सरकारी अधिकारी थे और किसानों का एकमात्र प्रतिनिधित्व करने के लिए गांधी जी शामिल थे। Gandhi remained in Champaran for an initial uninterrupted period of 7 months and then again for several shorter visits. The visit, undertaken casually on the entreaty of an unlettered peasant in the expectation that he would last a few days, occupied almost a year of Gandhi's life. गांधी जी 7 महीने की शुरुआती अवधि के लिए चंपारण में ही थे और उसके बाद वो छोटी मोटी यात्राओं पर चंपारण आया जाया करते थे, यानी कुछ कुछ दिनों के लिए। और ये जो यात्राएं थी छोटी मोटी, ये एक अशिक्षित किसान के विनती पे की गई थी, जिसका ये मानना था कि गांधी जी कुछ दिन तो और चंपारण में रुक जाएंगे। यहाँ पे किस किसान की बात हो रही है जो अशिक्षित था? राजकुमार शुक्ल की। गांधी के जीवन का लगभग 1 वर्ष व्यतीत हो गया चंपारण के मैटर को सॉल्व करने में। The official inquiry assembled a crushing mountain of evidence against the big planters, and when they saw this, they agreed, in principle, to make refunds to the peasants. But how much must we pay? They asked Gandhi. आधिकारिक जांच में बड़े बागान मालिकों के खिलाफ सबूत बहुत सारे इकट्ठा हो गए और इंक्वायरी के बाद कमीशन को पता चला कि सैद्धांतिक रूप से किसानों को उनका पैसा वापस मिलना चाहिए, लेकिन उन्हें किसानों को कितना पैसा लौटाना चाहिए इस बारे में उन्होंने गांधी जी से सलाह मांगी। They thought he would demand repayment in full of the money which they had illegally and deceitfully extorted from the sharecroppers. He asked only 50%. There he seemed adamant, writes Reverend J. Z. Hodge, a British missionary in Champaran, who observed the entire episode at close range. उन्होंने सोचा कि वह पैसे का पूरा भुगतान करने को कहेंगे, जो उन्होंने अवैध रूप से या धोखे से बटाईदारों से वसूला था, लेकिन गांधी जी ने केवल 50% ही मांगा। रेवरेंड जे जेड हॉज, जो कि चंपारण में एक ब्रिटिश मिशनरी थे जिन्होंने ये पूरा घटनाक्रम चंपारण का बहुत करीब से देखा था, उन्होंने लिखा कि यहाँ पे गांधी बहुत अड़े हुए लग रहे थे, यानी यहाँ पे गांधी की छवि बहुत उभर कर आई। दैट ही वुड नॉट गिव वे, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स ऑफर टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25%, एंड टू हिज अमेंजमेंट मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड, thus breaking the deadlock. जो बागान मालिकों का प्रतिनिधि था यानी उनका रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने 25% की सीमा की वापसी की बात कही, ये सोचकर कि गांधी उनकी बात नहीं मानेंगे, लेकिन वो बहुत आश्चर्यचकित हो गए ये जानकर कि गांधी ने उनकी 25% पैसा लौटाने वाली बात को भी मान लिया और इस तरह से गतिरोध टूट गया। This settlement was adopted unanimously by the commission. Gandhi explained that the amount of the refund was less important than the fact that the landlords had been obliged to surrender part of the money and with it part of their prestige. इस समझौते को आयोग द्वारा सर्वसम्मति से अपनाया गया, यानी सबको ये 25% लौटाने वाली बात सही लगी। गांधी ने स्पष्ट किया कि वापसी की राशि इस तथ्य से कम महत्वपूर्ण है कि जमींदारों को धन का एक हिस्सा और इसके साथ अपनी प्रतिष्ठा का भी हिस्सा सौंपने पर बाध्य किया गया था। यानी कि ये इम्पोर्टेंट नहीं था कि वो कितना पैसा लौटा रहे हैं, इम्पोर्टेंट ये था कि एटलीस्ट उन्होंने कुछ तो लौटाया और साथ ही साथ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी गिरा के लौटाया। तो ये चीज पीजेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। Therefore, as far as the peasants were concerned, the planters had behaved as lords above the law. Now the peasant saw that he had rights and defenders. He learned courage. बागवानों के मालिक खुद को कानून से भी ऊपर समझते थे, लेकिन अब किसानों का जहां तक सवाल था, उन्होंने देखा कि अब उनके पास अधिकार भी है और साथ में रक्षक भी, तो उन्होंने धीरे धीरे साहस सीख लिया। Events justified Gandhi's position. Within a few years, the British planters abandoned their estates, which reverted to the peasants. Indigo sharecropping disappeared. घटनाओं ने गांधी की स्थिति को उचित ठहराया।
कुछ ही वर्षों में ब्रिटिश के बागान मालिकों ने अपनी जागीरें छोड़ दी, जो किसानों को वापस मिल गई, और नील की बटाईदारी पूरी तरह से गायब हो गई। गांधी never contented himself with large political or economic solutions. He saw the cultural and social backwardness in Champaran villages and wanted to do something about it immediately. He appealed for teachers. गांधी ने कभी भी बड़े राजनीतिक या आर्थिक समाधानों से खुद को संतुष्ट नहीं किया। उन्होंने चंपारण के गांवों में सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ेपन को देखा था और इसके बारे में तुरंत कुछ करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने शिक्षकों से अपील की। महादेव देसाई and Narhari Parikh, two young men who had just joined Gandhi as disciples, and their wives volunteered for the work. महादेव देसाई और नरहरि पारिक ये दो युवा थे जो हाल ही में गांधी जी के साथ उनके शिष्य के रूप में जुड़े थे। साथ ही उनकी पत्नियां भी इस काम में अपनी स्वेच्छा से आई थीं। कई अन्य लोग भी बॉम्बे, पूना और देश के दूर दूर के जगहों से आकर गांधी जी से जुड़ने लगे। देवदास, Gandhi's youngest son, arrived from the ashram and so did Mrs. Gandhi. Primary schools were opened in 6 villages. Kasturbai taught the ashram rules on personal cleanliness and community sanitation. गांधी जी के सबसे छोटे बेटे देवदास आश्रम से पहुंचे और उनके साथ श्रीमती गांधी भी थी। चंपारण के 6 गांवों में प्राथमिक विद्यालय खोले गए। कस्तूरबाई ने आश्रम को व्यक्तिगत स्वच्छता और सामुदायिक स्वच्छता के नियम सिखाए। Health conditions were miserable. Gandhi got a doctor to volunteer his services for 6 months. 3 medicines were available: castor oil, quinine and sulfur ointment. वहाँ पे लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति भी दयनीय थी। गांधी जी को 6 महीने के लिए एक डॉक्टर भी मिला। 3 औषधियाँ भी उपलब्ध थीं: अरंडी का तेल, कुनैन और सल्फर मरहम। Anybody who showed a coated tongue was given a dose of castor oil. Anybody with malaria fever received quinine plus castor oil. Anybody with skin eruptions received ointment plus castor oil. जिसको भी लेपित जीभ की बीमारी थी उसको कैस्टर ऑयल की एक खुराक दी जाती थी। जिसको मलेरिया या बुखार होता था उस व्यक्ति को कुनैन और उसके साथ कैस्टर ऑयल दिया जाता था। त्वचा पर दाने वाले किसी भी व्यक्ति को मरहम के साथ साथ कैस्टर ऑयल दिया जाता था। गांधी noticed the filthy state of women's clothes. He asked Kasturbai to talk to them about it. One woman took Kasturbai into her hut and said, "Look, there is no box or cupboard here for clothes. The sari I am wearing is the only one I have." गांधी जी ने महिलाओं के कपड़े की गंदी स्थिति देखी। उन्होंने कस्तूरबाई से इस बारे में उन औरतों से बात करने को कहा। एक महिला कस्तूरबाई को अपनी झोपड़ी में ले गई और बोली, देखो, यहाँ कपड़े रखने के लिए कोई बक्सा या अलमारी नहीं है और मैंने जो साड़ी पहनी है वह मेरे पास एकमात्र साड़ी है। During his long stay in Champaran, Gandhi kept a long-distance watch on the ashram. He sent regular instructions by mail and asked for financial accounts. Once he wrote to the residents that it was time to fill in the old latrine trenches and dig new ones, otherwise the old ones would begin to smell bad. चंपारण में अपने लंबे प्रवास के दौरान गांधी जी ने आश्रम पर लंबी दूरी से नजर रखी थी। उन्होंने मेल द्वारा नियमित निर्देश भेजे और वित्तीय हिसाब किताब मांगा। एक बार उन्होंने निवासियों को लिखा कि अब पुराने शौचालयों को भरने और नए शौचालयों को खोदने का समय आ गया है, अन्यथा पुराने शौचालयों से दुर्गंध आने लगेगी। द चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ. What I did, he explained, was a very ordinary thing. I declared that the British could not order me about in my own country. चंपारण प्रकरण गांधी जी के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्होंने बताया कि मैंने जो किया वो एक बहुत ही सामान्य सी बात थी। मैंने केवल ये घोषणा की कि अंग्रेज मुझे मेरे ही देश में रहने का आदेश नहीं दे सकते। But Champaran did not begin as an act of defiance. It grew out of an attempt to alleviate the distress of large numbers of poor peasants. This was the typical Gandhi pattern. His politics were intertwined with the practical, day-to-day problems of the millions. He was not a loyalty to abstractions. It was a loyalty to living human beings. लेकिन चंपारण की शुरुआत अवज्ञा के कार्य के रूप में नहीं हुई थी। यह एक बड़ी संख्या में गरीब किसानों के संकट को कम करने के प्रयास से विकसित हुआ था। यह विशिष्ट गांधी पैटर्न था। उनकी राजनीति लाखों लोगों की व्यवहारिक रोजमर्रा की समस्याओं से जुड़ी हुई थी। ये गांधी जी की अमूर्तताओं के प्रति निष्ठा नहीं थी, बल्कि वो जीवित मनुष्यों के प्रति उनकी निष्ठा थी। In everything Gandhi did, moreover, he tried to mold of new free India who could stand on his own feet and thus make India free.
इसके अलावा गांधी जी ने जो कुछ भी किया उसमें केवल उन्होंने एक स्वतंत्र भारतीय को तैयार करने का प्रयास किया जो अपने पैरों पर खड़ा हो सके और इस तरह भारत को स्वतंत्र बना सके। अर्ली इन द चंपारण एक्शन, चार्ल्स फ्रेयर एंड्रयूज, द इंग्लिश पैसिफिस्ट who had become a devoted follower of Mahatma, came to bid Gandhi farewell before going on a tour of duty to the Fiji Islands. चंपारण कार्रवाई की शुरुआत में अंग्रेजी शांतिवादी चार्ल्स फ्रेयर एंड्रयूज, जो महात्मा के एक समर्पित अनुयायी बन गए थे, वो फीजी द्वीप समूह पर दौरे पे जाने से पहले गांधी को विदाई देने आए थे। Gandhi's lawyer friends thought it would be a good idea for Andrews to stay in Champaran and help them. Andrews was willing if Gandhi agreed, but Gandhi was vehemently opposed. गांधी जी के वकील मित्रों ने सोचा कि एंड्रयूज के लिए चंपारण में रहना और उनकी मदद करने का ये अच्छा विचार होगा। यदि गांधी सहमत हो तो एंड्रयूज भी तैयार थे, लेकिन गांधी जी ने पुरजोर विरोध किया। He said, "You think that in this unequal fight it would be helpful if we have an Englishman on our side. This shows the weakness of your heart. The cause is just and you must rely upon yourselves to win the battle. You should not seek a prop in Mr. Andrews because he happens to be an Englishman." गांधी जी ने अपने वकील मित्रों से कहा कि आप सोचते हैं कि इस असमान लड़ाई में अगर हमारे पक्ष में एक अंग्रेज हो तो ये हमारे लिए मददगार साबित होगा। ये आपके दिल की कमजोरी को दर्शाता है। कारण उचित है और आपको लड़ाई जीतने के लिए खुद पर भरोसा करना चाहिए। आपको श्री एंड्रयूज में सहारा तलाशने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो एक अंग्रेज हैं। He had read our minds correctly, Rajendra Prasad comments, and we had no reply. Gandhi in this way taught us a lesson in self-reliance. राजेंद्र प्रसाद का कहना था कि गांधी जी ने हमारा दिमाग सही ढंग से पढ़ लिया था और हमारे पास कोई जवाब नहीं था। गांधी ने इस तरह से हमें आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर। आत्मनिर्भरता, भारतीय स्वतंत्रता और बटाईदारों की मदद सभी एक साथ जुड़े हुए थे। सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ चंपारण सत्याग्रह। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट प्रॉपरली। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो बिना कंजूसी के सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।